नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं दशम भाव, ये कह सकते हैं कर्म भाव। हमारे जीवन में हमारा जो भी सामाजिक प्रतिष्ठा, सरकार से मिलने वाले फ़ायदे, नुकसान, वो सब दशम भाव से देखे जाते हैं। जो भी लोग नौकरी पेशा हैं या सरकारी नौकरी में लगे हुए लोग हैं, पब्लिक सेक्टर में कहीं कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं इनका संबंध जो सूर्य से आएगा दशम भाव का, ये दशम भाव उनका बहुत मजबूत स्थिति में होगा। और अगर कहीं नवम भाव के साथ दशम भाव का संबंध बनता है तो ये एक अच्छा सामाजिक प्रतिष्ठा भी दिलाएगा और उसी सामाजिक प्रतिष्ठा से व्यक्ति को धार्मिक प्रतिष्ठा भी मिलेगी, यानी उसको धर्म कार्य करने में लिप्त माना जाएगा। तो अगर हम वैसे चार्ट की बात करें तो ये कुंडली का दशम भाव, हमने कालपुरुष का चार्ट लिया, कालपुरुष की कुंडली यानी मेष लगन की राशि। तो सामान्यतः अगर दशम भाव का स्वामी केंद्र, त्रिकोण, एकादश भाव और द्वितीय भाव में बैठता है तो सामान्यतः अच्छा माना जाता है। मतलब एक इन जनरल बात करनी हो तो किन किन भावों में प्राय, क्योंकि कुंडली के केंद्र यानी उसका कैपिटल और कुंडली के जो त्रिकोण है, इसका मतलब हमारे पूर्व जन्मों का अर्जित पुण्य, फ्रूट्स, बना बनाया फल। इसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। अगर आपके 1, 5, 9 बली हैं तो आपको सब कुछ पहले से निर्धारित है, वो पुण्य आपको मिलेगा। लेकिन समाज में ज़्यादा यश पाने के लिए केंद्रों को बली होना ज़रूरी है, और केंद्रों में सबसे बली केंद्र माना जाता है हमारा दशम भाव। अब जैसे इसमें एक प्रकार का विवाद चलता है कि सर, कई लोग कहते हैं कि हमने तो लग्न को सबसे ज़्यादा बली पढ़ा है। देखिए, लग्न है हमारा शरीर, शरीर निर्दोष है, ठीक है, हमें लग्न जो है वो स्वराशि में है या सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन में बना हुआ है, लेकिन उस पुष्ट शरीर का कोई औचित्य नहीं है, कोई फायदा नहीं है अगर आपका जीवन कर्म विहीन है या कहें आपका दशम भाव खराब है। और आपका शरीर ठीक ठाक है, कोई बहुत बलिष्ठ शरीर नहीं है, यानी लग्न ठीक ठाक है, लेकिन दशम भाव जबरदस्त है। इसका मतलब उस कमजोर देह का स्वामी भी उसको एक अच्छा पद दिलाने में सक्षम हो गया दशम भाव के कारण। तो आप समझ सकते हैं हमारी जो समाज में पूंछ है वो दशम भाव के कारण है, यानी हमारी इंपॉर्टेंस जो है वो दशम भाव के कारण ही तय होती। इसीलिए अपनी अपनी दृष्टियां हैं, लेकिन ये तो बात तय है, अगर लौकिक दृष्टि लगाई जाए और आदमी को हम कह दें कि भी ठीक है, हेल्थ तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, सभी का हेल्थ ठीक होना चाहिए। अब 2 व्यक्ति हैं, उन दोनों का हेल्थ ठीक है, लेकिन दोनों में एक फ़र्क है। एक का लग्न सेटिस्फैक्ट्री था, दशम भाव कमाल था। एक का लग्न बहुत बली है लेकिन दशम भाव क्रैश हुआ पड़ा है, बहुत बुरी अवस्था में। तो ये ध्यान रखना है। कहता जी वो कभी गुलाम नहीं हुआ, जब कुछ होगा ही नहीं तो गुलामी काहे की। मतलब आप समझिए, जैसे हम कई बार उदाहरण दे देते हैं, कई कमज़ोर देश हैं, कहता जी वो देश कभी गुलाम ही नहीं हुआ, उसके पास है ही नहीं कुछ। हम उस देश की गुलामी को काउंट कर रहे हैं कि जिसके पास कुछ इंपॉर्टेंस है। तो याद रखें, देह को बलि मानना ठीक है, लेकिन आप आज की दृष्टि देखें, जो कलिकाल का समय चल रहा है, क्योंकि आज व्यक्ति बहिर्मुखी है, ज़्यादा अपने आप की बात नहीं करता है ज़्यादा, तो बार बार ये देखा। और केंद्रों में सबसे बली है दशम भाव। तो ये अपने दिमाग में रखना है कि दशम भाव कमजोर नहीं होना चाहिए, दशम भाव खराब नहीं होना चाहिए, नहीं तो करियर को लेकर अनस्टेबिलिटी आ जाती है। और बड़ा विचित्र कॉम्बिनेशन है, जिस देश की कुंडली जैसी होती है उस देश में करीब करीब वैसे ही जातकों का जन्म भी होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए भारत के जो इंडिपेंडेंस डे को हम रिवाइज कर देते हैं कि नहीं, भारत को अब हम एक नया डेट दे रहे हैं, इस डेट से हम नया मानेंगे, अब भारत को एक नया संवैधानिक देश माना जाएगा, डेमोक्रेटिक देश माना जाएगा। तो उस कंडीशन में फिर वो कुंडली भारत की बदल जाएगी
तो जो उत्पन्न होने वाली संतान है उनकी कुंडलियों में उसी अनुसार वो भाव बली होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर भारत में ज्यादातर व्यक्तियों की कुंडली का द्वितीय भाव बड़ा ज्यादा कमजोर जान पड़ता है। कह सकते हैं मोर देन 70% लोगों का द्वितीय भाव पीड़ित है, क्योंकि भारत की कुंडली का द्वितीय भाव पीड़ित है। तो आप समझ सकते हैं पंक्चुअलिटी नाम की चीज दिखाई नहीं देती है। कुछ जगह अगर छोड़ दें तो भारत में समय का पालन या प्रॉमिसिंग नेचर नहीं दिखाई देता है। याद रखिएगा, समय का पालन यानी आपको मैंने जो बोला है वो मैं पूरा करूंगा। आपको मैंने बोला 3 बजे हम मिलेंगे, तो 3 का मतलब 3:05 नहीं, 3 का मतलब 2:59 59 सेकंड हम वहां थे। तो ये एक्यूरेसी द्वितीय भाव दिलवा सकता है। प्राइमरी एजुकेशन सबका डूबा पड़ा है, यानी हम प्राइमरी एजुकेशन उसको नहीं कह रहे हैं। अब बच्चा अभी 4 साल का, 5 साल का है या बच्चा 8 साल का है, उसको हम जो बेसिक एथिक्स और मोरल देना चाहिए था वो नहीं दे रहे हैं। उसको बोल रहे हैं भाई तू रेक्टिफायर बना, मतलब उसको डॉक्टर और इंजीनियरिंग की चीज़ें शुरू से पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो मोरल वैल्यू है, नैतिक मूल्य है, जो द्वितीय भाव बताता है, वो डॉक्टर किसी काम का नहीं है, वो इंजीनियर किसी काम का नहीं है अगर उसके अंदर नैतिक शिष्टता नहीं है। आपने बता दिया उसको किडनी का इंपॉर्टेंस ये है, किडनी यहां होती है, इस प्रकार से उसको चेंज किया, डायलिसिस कैसे करते हैं, लेकिन आपने उसको मॉरल एजुकेशन नहीं दिया। तो वो डॉक्टर जरूरी नहीं है कि उस अपने कार्य क्षेत्र का इस्तेमाल देश के फायदे के लिए करेगा, वो तो अपने फायदे के लिए करेगा, और अपने फायदे के लिए हो सकता है वो किसी की किडनी निकाल भी ले। तो ये जो नैतिक मूल्य कमजोर हो रहे हैं वो द्वितीय भाव के कारण। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि हम अपने चैनल में आपको सीमित नहीं रखेंगे। हमें कमेंट आ रहे हैं अच्छे अच्छे, और आपके धैर्य की हम कद्र करते हैं। हमने हालांकि बहुत तेजी से रिकॉर्डिंग का काम ये बीड़ा उठा रखा है, चाहे कितना बिजी शेड्यूल हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि दिन में 1 या 2 रिकॉर्डिंग तो अपलोड की ही जाए। और भी अलग अलग कई कार्यों में व्यस्तता के कारण कई दफ़ा हम मतलब एक वीडियो ही बना पाते, लेकिन फिर भी हमने पिछले 6 महीने के अंदर अंदर 1000 से ज़्यादा वीडियो चैनल में अपलोड किए हैं। भृगु संहिता पूरी हो गई है, और ये सिर्फ आपके सहयोग के कारण ही संभव हो पाया। तो कहने का मतलब हमारा विजन एकदम क्लियर है, हम आपको वहां तक लेकर जाएंगे। तो दशम भाव अभी और किस किस प्रकार के योग हमें, जो हमारी अति प्राचीन किताबें ग्रंथ हैं उनमें मिलते हैं, उनको हमने बहुत ही सिंपल भाषा में, बोलचाल की सामान्य भाषा में यहाँ लिखने का प्रयास किया है, जटिलता को कम करने का प्रयास किया है। तो कहते हैं जी कर्मेश यानी दशम भाव का स्वामी, दशमेश भी कह सकते हैं, उच्च राशि में हो, स्व राशि में हो या स्व नवांश में हो। याद रखिएगा, नवांश कुंडली या D9 चार्ट को एक्यूरेट होना चाहिए, तभी उसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। एक्यूरेट मतलब अगर आपको लग रहा है कि वो 12 बजे की 12:30 बजे पैदा हुआ है, तब आप नवांश ना लें, नवांश चार्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती फिर, क्योंकि गलत हो सकता है वो। या आपको अगर वो गुण आता है कि आप उसको ठीक करने के आपके अंदर मादा है, दम रखते हैं, चाहे आप दशा के जरिए उस चीज़ का मिलान करके ठीक करें, अगर आप जानते हैं इस चीज़ को, तो फिर आप नवांश का उपयोग कर सकते हैं। माने टाइम एक्यूरेट होना चाहिए। 12:34 का 12:35 हो सकता है, लेकिन 12:34 का 12:45 नहीं हो सकता है, नहीं तो नवांश बदल जाएगा। क्लियर हो गया? जातक यशस्वी होगा, शुभ कर्म करने वाला और पितृशुभ। तो एक मोटी मोटी बात याद रखिए कि इस भाव का स्वामी बली अवस्था में स्वग्रही है, उच्च राशि में है। अगर इस भाव का स्वामी D9 चार्ट में उसी हाउस में स्वग्रही होकर या उच्च राशि में आ रहा है, तो फिर वो वर्गोत्तम माना जाएगा। क्लियर हो गया? तो वो बहुत बली हो जाता है। यानी कहते हैं कोई भी प्लैनेट D9 चार्ट में जहां बैठा है, अगर वही प्लैनेट
सॉरी नॉट D9 चार्ट में, D1 चार्ट में जहाँ बैठा है, अगर वही प्लैनेट D9 में भी यानी नवमांश में भी वहीं बैठा है तो उसको बोलेंगे वो प्लैनेट आपके लिए उच्च के समान फल देगा। क्लियर हो गया? तो जातक यशस्वी, शुभ कर्म और पिता का सुख पाने वाला होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका संबंध पिता के कुटुंब से देखा जाता है। ठीक हो गया? तो वो उसको मिलेगा। इसी कारण से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं भेद हो गया। पुराने ग्रंथों में ये लिखा था पिता का कुटुंब, उन्होंने खाली इसको पिता समझ लिया। लेकिन हिंदू एस्ट्रोलॉजी या भारतीय ज्योतिष में पिता का कुटुंब है ये, और पिता नवम भाव है। तो ये अंतर है इंडियन एस्ट्रोलॉजी में और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। अगला फिर है दशम भाव, यानी फिलहाल जो ये कालपुष्टि कुंडली में अगर एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं लग्न से तो ये आता है दशम भाव। उत्तर भारत के चार्ट में हम इस प्रकार से लेते हैं, बाकी दक्षिण भारत के और पूर्वी भारत के यानी उड़ीसा साइड में भी चार्ट कई चलते हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग है। आप आसानी से वो चार्ट कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में। अगर आपको वो कन्वर्जन करना चाहते हैं, भाई आपका साउथ इंडिया का चार्ट है उसको नॉर्थ इंडिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दशम भाव, दशमेश, एकादश भाव, एकादशेश पीड़ित। 10वें भाव भी पीड़ित है, यानी यहां पर पीड़ित का मतलब कुछ ऐसे प्लैनेट की जुगलबंदी बन रही है जो डिशुम डिशुम करने के मूड में है, झगड़ा करने के मूड में है। क्लियर हो गया? अब जैसे मान लीजिए बृहस्पति यहां नीच माना जाता है, सैड मूड में बैठा है बृहस्पति, और नीच भंग भी नहीं हो रहा है। इस भाव का स्वामी भी शनि सैड मूड में नीच का होकर बैठा हुआ है। ठीक है? फिर एकादश भाव का स्वामी भी इस कुंडली में, दोनों ही एक ही हो गए। एकादश भाव का स्वामी भी और एकादश भाव भी कहीं ना कहीं पापाक्रांत है। भाई मैलेफिक प्लैनेट मंगल जैसे ग्रह यहां बैठे हुए हैं। मंगल हालांकि मकर राशि में एक्सेल्ड कर जाता, उच्च का माना जाता है, तो मंगल को यहां दोष नहीं लगेगा मकर राशि, लेकिन मंगल को कुंभ राशि में इस परिस्थिति में दोष लग जाएगा। क्लियर हो गया? दशम भाव, दशमेश, 11वां भाव और एकादशेश यानी 11वें भाव का स्वामी, अगर ये कहीं एनिमी हाउस में बैठे हैं और इन हाउसेस में जो प्लैनेट बैठे हैं वो अपने आप को सैड मूड में पा रहे हैं या झगड़े के मूड में बैठे हुए हैं, तो फिर ये अच्छा नहीं माना जाएगा। जैसे फिलहाल तो राहु अगर हम बिठा देते तो राहु तो कहीं ना कहीं शनि वत माना जाता है, तो उसका दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए 4 नंबर आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है, फिर वहाँ राहु बैठ रहा है, तो वो इन हाउसेस को खराब कर रहा है। क्लियर? लेकिन खाली राहु भर के बैठ जाने से वो दोष नहीं लगेगा। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? सदैव नौकरी और आय की चिंता बनी रहेगी। भाई आपका एक तो दशम भाव पीड़ित हो गया और एकादश भाव भी पीड़ित हो गया। अब कई बार क्या होता है, दशम भाव पीड़ित है, एकादश भाव बहुत अच्छा है, उसका अनस्टेबिलिटी रहती है करियर को लेकर, लेकिन उसकी इनकम कभी नहीं रुकती है, इनकम उसको होती रहती है। तो ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, इनकम सोर्सेस बने हुए हैं, लेकिन आपके करियर में भी अनस्टेबिलिटी है और आपके इनकम में भी अनस्टेबिलिटी, ये एक दोष, बड़ा दोष है। अब आता है दशमेश, दशम भाव का स्वामी शनि व मंगल तीनों सप्तम भाव में, सप्तमेश भी पाप ग्रह से पीड़ित, तो व्यापार में धूर्त व संबंधों में अनैतिक होगा। अगर हम इसको देखें, सप्तम भाव दशम भाव से दशम है, तो कहता है अगर 7वें भाव में शनि, मंगल और दशम भाव के स्वामी की युति हो जाए। क्लियर हो गया? शनि, मंगल और दशमेश की युति हो जाए और वो अनफेवरेबल मूड में है। एक और शर्त है, इस भाव का स्वामी वो भी कहीं ना कहीं पीड़ित है।
सप्तमेश भी पाप ग्रह से पीड़ित। सप्तमेश इधर वो सैड मूड में बैठा हुआ है या पाप ग्रह से पीड़ित, जैसे शुक्र है, और शुक्र इस कुंडली में कहीं राहु के साथ बैठ जाता है, हालांकि वो मित्र मानता है लेकिन वो शुक्र को करेक्टर लेस बना देता है। कहीं ना कहीं वो अपने नैतिक मूल्यों के लिए वफादार नहीं होगा। तो वही कुछ लिखा हुआ है, व्यापार में वो ना, धूर्त का मतलब ये नहीं कि वो व्यापार नहीं कर पाएगा, व्यापार वो कर पाएगा, लेकिन वो 2 जमा 2 4 नहीं, 2 दमा जो 5 करेगा, यानी वो मिक्सिंग करने वाला होगा, धूर्त होगा, झूठ बोलने वाला व्यापार में। तो ऐसे व्यक्तियों का जो इमेज है समाज में वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, और वो कभी भी सुख की या चैन की नींद नहीं ले सकते हैं वो, क्योंकि उन्होंने जो भी व्यापार में अंपायर खड़ा किया है वो सब झूठ का है। तो ये चीज़ें सडनली डाउनफॉल करवा देती हैं, क्योंकि आपने प्योरिटी नहीं लाई है कर्मों में। और संबंधों में अनैतिक, आप समझ सकते हैं, जो व्यक्ति अपने पार्टनर के लिए वफादार नहीं, काहे का सुख उसको। कहता जी धन तो उसने, प्रथम दृष्टया ऐसा लग सकता है कि 4-5 साल ऐसा लगा बहुत पैसा कमा रहा है वो, लेकिन वो धूर्त है, झूठ बोलने वाला, पार्टनर के लिए वफादार नहीं है, अनैतिक संबंध दूसरे से भी उसकी इच्छा करता है। तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। एक बात और याद रखिए, कई लोग कहते हैं कि जी हमारे फ्रेंड की कुंडली में ये प्लैनेट ऐसे बैठा हुआ है, मेरी कुंडली में ऐसे बैठा हुआ है, यानी उसकी कुंडली में वो ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका तो दिन तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो D1 चार्ट को ये कि 2 साल की बात नहीं करता है, ये आपके लाइफ की बात करता है, जीवन की बात करता है। ठीक है, उसको इस समय फिलहाल दशाएं फेवरेबल मिली हुई हैं तो उसको ऐसा लग रहा है, लेकिन उसके प्रारब्ध जो तय कर रखे D1 चार्ट में, उसका फल तो उसको भोगना ही पड़ेगा। 1 साल सुखी होने का अर्थ ये नहीं होता कि आप जीवन में सुखी माने जाएंगे, और 1 साल दुखी होने का ये भी अर्थ नहीं होता कि आप दुखी माने जाएंगे। हम पूरे जीवन भर की बात करते हैं D1 चार्ट से। और नेक्स्ट इज दशमेश अष्टम में शत्रु राहु से पीड़ित। दशम भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला जाए, क्लियर हो गया? दशम भाव का स्वामी 8वें भाव में चला जाए और राहु उसको वहां पर पीड़ा दे रहा। अब जैसे यहां तो क्या है, दशम भाव का स्वामी शनि है, तो शनि राहु की पीड़ा नहीं मानते हैं। भाई शनि तो डार्क साइड के राजा हैं, अंधकार पक्ष के राजा माने जाते हैं। भाई जैसे प्रकाश पक्ष के राजा सूर्य हैं, अंधकार पक्ष के राजा शनि है। एक बहुत ही ज़्यादा उष्ण या गर्म, एक बहुत ही ज़्यादा ठंडे। यहाँ ठंडे का मतलब मैंने आपको बताया एक्सट्रीम कोल्ड, जिसको छूते ही इंसान के सेल डेड हो जाएंगे, उसका वो अंग काटना पड़ेगा। एक गर्मी होती है, एक भयंकर गर्मी होती है। एक आग है 100 डिग्री, एक आग है 3000 डिग्री। यानी 3000 में ऐसा नहीं है भाई हाथ जल जाएगा, नहीं, शरीर ही खत्म कर देगा। इसी प्रकार से शनि के अगर रौद्र रूप को समझना हो तो वो अत्यधिक शिशिर होकर, एकदम ठंडे होकर सामने वाले का जो शरीर है उसको खत्म कर देते हैं। तो ये वाला रौद्र रूप समझना है। एक अति उष्ण और एक अति कोल्ड माने जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड प्रदान करने वाले, या कह सकते हैं उनको टुंड्रा। क्लियर हो गया? जैसे हिंदी में होता है टुंड्रा क्षेत्र जो होते हैं, यानी जहाँ भयंकर ठंड है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर राहु से पीड़ित है तो कुकर्मी है, स्वजन दोषी, अपने लोगों का दोष निकालने वाला होगा बार बार, और मूर्ख दंभी। मूर्ख तो है लेकिन मानता नहीं है, बेमतलब के वाद विवाद। दंभी यानी आप उसको अहंकारी भी कह सकते हैं। मूर्ख है वो, जानता कुछ नहीं है लेकिन विवाद करता है, डिबेट, बेमतलब की डिबेट करता है। कब ऐसा होता है? जब दशमेश अष्टम भाव में शत्रु राहु से पीड़ित हो जाए। जैसे मान लीजिए दशम भाव का स्वामी मंगल बन रहा है और वो कहीं 8वें भाव में बैठा हुआ है और वो राहु के साथ बैठा हुआ है। इस कंडीशन में फिर जातक अनावश्यक विवाद करने वाला, अपने लोगों से झगड़ने वाला। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दशमेश
शनि मंगल तीनों सप्तम भाव में, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। नेक्स्ट इज एकादशेश 10वें भाव में, यानी 11वें भाव का स्वामी आ गया है, ये पॉजिटिव है यानी धनात्मक माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। 11वें भाव का स्वामी 10वें में आ गया है और 10वें भाव का स्वामी 11वें में चला गया है। दोनों परिवर्तन योग में है, अथवा दोनों केंद्र में युत या एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं। अभी यहां तो कालपुरुष की कुंडली मेष लगन की, यहां तो दोनों एक ही हैं। क्लियर हो गया? तो अगर 10वें और 11वें भाव के स्वामी राशि परिवर्तन में है या केंद्र में कहीं इकट्ठे बैठे हैं या एक दूसरे पर दृष्टि जमाए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में सुखी आय अच्छी, उसके कर्मों से उसको पूरी इनकम हो रही, आय हो रही है। इसको और अच्छे ढंग से जानना चाहते हैं तो आप सर्वाष्टक वर्ग में भी 10वें और 11वें भाव में नंबर या अंक उसको देखें। जैसे मान लीजिए 10वें भाव में 28, 11वें भाव में 30, बहुत बढ़िया। कर्म आपके कमाल के हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और उससे ज़्यादा इनकम होती है। कई दफ़ा पता लगा 10म भाव है आपका 30 और एकादश भाव आपका है 25, फिर ये मतलब माने सेटिस्फैक्ट्री है। और एकादश भाव में कहीं 20, 22, 24 नंबर है तो फिर निश्चित तौर पर आय के साधनों में कमी होगी। लेकिन एक बात और याद रखनी है, अगर 10म भाव बहुत ज़्यादा नंबर ले लेता है, मतलब आपका कोई ऐसा आपको पद मिला है समाज में कि दूर दूर तक उसकी प्रतिष्ठा फैलेगी। अब इनकम यानी 11वें भाव का अब कमजोर होना कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा सम्मान और यश मिल चुका है। अब जैसे अगर हम देखें, एक बिजनेसमैन की कुंडली है और एक जज की कुंडली है, तो जज को प्राय आपको पता है एडिशनल इनकम वगैरह जो है हो सकती है, लेकिन सामान्यतः अगर हम समझते हैं वो जॉब कर रहे हैं, उनको एक सधी आय है, इनकम है, मान लीजिए वो 2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए उनको महीने के मिल रहे हैं, लेकिन उनका रुतबा पूरे शहर में, पूरे जिले में सबसे ज़्यादा वो आदरणीय है। और उसी शहर में कोई बहुत बड़ा व्यापारी रहता है जिसका पद ज़्यादा मायने नहीं रखता है, वो उसके पास क्या पद है, वो तो व्यापारी है वो, लेकिन एकादश भाव उसका बहुत बली है। तो ये दोनों में अंतर है। उसका जब सर्वाष्टक वर्ग देखा व्यापारी का, तो उसका 10म भाव आ रहा है 28, एकादश भाव उसका आ रहा है 30। और उस जज का जब हमने 10म भाव देखा तो 10म भाव उसका आ रहा है 39 या 40। जबरदस्त प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, सरकार के कोई भी कार्य उसके रुकेंगे नहीं। और एकादश भाव में उसको 28 नंबर मिल रहे हैं, 27 नंबर, यानी वो इनकम है उसको, लेकिन उस व्यापारी की तरह एकदम बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक वाला जो बदलाव आता है, एकदम कभी एक महीने में 5 लाख रुपए कमा रहा है, कभी अगले महीने 7 लाख कमा रहा है, ऐसा अंतर नहीं है। तो ये आपको अंतर करना होगा सर्वाष्टक वर्ग के जरिए। हालांकि मैनुअली भी हम बनाना आपको सिखा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। हमने कुछ चीज़ें जैसे लग्न बनाना हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर आपको लगेगा कि नहीं सर मुझे मैनुअली बनाना सीखना है, तो हम बनाना सिखा सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आजकल सॉफ्टवेयर ऐसे अवेलेबल हैं, आप अपना सर्वाष्टक वर्ग बना सकते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर ऐसे अवेलेबल हैं। तो SAV यानी सर्वाष्टक वर्ग का चार्ट आप देख सकते हैं अपना, तो उस पर भी विचार करना आपको कोई भी फल करते समय। तो अगले में चलते हैं अब। तो सुखी आय अच्छी होगी। दशमेश यानी 10म भाव का स्वामी बृहस्पति से शुभ संबंध बनाए। शनि अगर बृहस्पति के साथ कहीं ना कहीं संबंध बना रहा है, जैसे मान लीजिए शनि यहां बैठे हुए हैं दशमेश, और बृहस्पति उच्च राशि में यहां बैठे दृष्टि डाल रहे हैं, शनि बृहस्पति पर, बृहस्पति शनि पर, तो बृहस्पति से संबंध बन गया दशमेश का, तो वस्त्राभूषण हर प्रकार का सुख मिलेगा। वो तो दिख ही रहा है कि बृहस्पति आपके सुख भाव में बैठ गया, और भवन बड़ा मतलब अलौकिक वातावरण कर देता। जब हमारे घर में बृहस्पति आते हैं और किसी के घर में राहु आ जाए, तो आप समझ सकते हैं ऐसे घर में जाने पर राहु वो भी अनफेवरेबल राशि में,
क्लियर? जैसे मान लीजिए सिंह राशि में राहु बैठा हुआ अनफेवरेबल मूड में, और उस राशि का स्वामी भी ग्रसित है, कहीं उस घर में आप जाएंगे, उस जातक के घर जाएंगे तो टेंशन नहीं है तो टेंशन आ जाएगी। और कई कुंडलियां ऐसी होती हैं उनका चतुर्थ भाव बृहस्पति से प्रभावित है, उनके घर में जाएं आप, दैवीय वातावरण, कितनी टेंशन हो, वहां जाते पता नहीं क्या होता है, टेंशन सारी खत्म हो जाती है। ये कमाल है बृहस्पति जैसे नैतिक मूल्यों को बनाए रखने वाले ग्रह का। परम शांति सुख। बृहस्पति मुख्य रूप से धन की बात नहीं करते हैं, मुख्य रूप से लग्जरी की बात करता है शुक्र, लेकिन बृहस्पति वो दे सकता है जो शुक्र के बस का नहीं है। शुक्र आपको लैंगिक सुख दे सकता है, पूर्ण सुख देगा लैंगिक सुख, लेकिन वो लैंगिक सुख क्या आपको आपके मस्तिष्क को शांत कर सकता है? कोई जरूरी नहीं है। लेकिन बृहस्पति आपको बिना लैंगिक सुख के माइंड को एकदम शांत कर देता है, आपको ज्ञान के जरिए वो परम शांति की ओर लेकर जाता है। तो इसलिए बृहस्पति का संबंध बहुत अच्छा माना गया है। वस्त्र आभूषण भी दिलाने वाला होगा, हर प्रकार का सुख। बृहस्पति यहां भी एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं कर्क राशि में। नाउ नेक्स्ट इज जो नेगेटिव ऋणात्मक माना जाएगा, दशमेश नीच राशि में है। क्लियर होगा? जैसे कालपुरुष के हमने चार्ट लिया है ये, तो शनि या मेष राशि में नीच के होते वहां चले गए। दशम भाव शत्रु पाप ग्रह युद्ध, तथा दशम में, अब दशम भाव में भी कोई ऐसी जुगलबंदी बन रही है जो अनफेवरेबल मूड में है। क्लियर हो गया भाई? जैसे यहां पर केतु बैठे हुए हैं और साथ में मंगल भी बैठे हुए हैं, हालांकि मंगल इस राशि में एक्सेल्ड कर जाता है, उच्च का हो जाता है, तो उच्च का ग्रह इतना ज्यादा दोष नहीं देगा। लेकिन अगर कोई और लग्न लें आप, और यहां पर राहु, इसलिए मैं बुरा नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो कहीं ना कहीं शनि के समान है, इसीलिए राहु का इतना दोष नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही आप लग्न बदल, मान लीजिए बृहस्पति का नंबर आ जाता है 12 नंबर और फिर राहु बैठ जाता है। क्लियर हो गया? आप समझ सकते हैं 12 नंबर यानी मिथुन लग्न के लिए, मिथुन लग्न के लिए यहां बैठ गए हैं, राहु बैठे हुए हैं, उनके साथ ही मंगल भी बैठे हुए हैं झगड़े के मूड में, और दशमेश यानी बृहस्पति जो नीच में है, साथ साथ दशम से दशम में भी पाप ग्रह है। दशम से दशम यानी सप्तम भाव, लग्न से सप्तम भाव में भी कोई पाप ग्रह है। ये तीन तीन कंडीशन सेटिस्फाई होने पर नौकरी में सदैव बाधा रहेंगी। याद रखना, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आपका जो दशमेश है वो नीच का हो गया, दशम भाव में दिक्कत है, दशम से दशम भाव में भी दिक्कत आ रही है, तो फिर आपको नौकरी में सदैव अनस्टेबिलिटी बनी रहती, भय बना रहता है नौकरी का। क्लियर हो गया? अगला है एक फेवरेबल पॉइंट, पॉजिटिव धनात्मक, चंद्र दशम भाव में, चंद्रमा दशम भाव में आ जाए। अगर चंद्रमा दशम भाव में आ जाता है यानी उसकी चंद्र कुंडली फिर दशम भाव से ही मानी जाएगी। क्लियर हो गया? चंद्रमा दशम भाव में, दशमेश चंद्र से त्रिकोण भाव में। क्लियर हो गया? और भाई चंद्रमा यहां आ गया है, और जो दशम भाव का स्वामी है वो चंद्रमा से त्रिकोण भाव में। त्रिकोण यानी अगर यहां से गिनते हैं चंद्रमा तो त्रिकोण ये है और ये है। अगर चंद्रमा दशम भाव में बैठ जाता है तो पांचवा भाव हो गया आपका द्वितीय भाव, और नौवां भाव हो गया दशम भाव से आपका षष्ठम भाव। तो अगर इन भावों में दशम भाव का स्वामी बैठ जाता है तथा लग्नेश लग्न से केंद्र में, लग्न यानी इस लग्न के लिए मंगल लग्नेश है और वो लग्न से केंद्र में 1 4 7 10 में बैठा हुआ है, सामाजिक पद प्रतिष्ठा उसको पूरी मिलेगी, पूरा सामाजिक प्रतिष्ठा उसको मिलेगी अगर ऐसा होता। हालांकि चंद्रमा दशम भाव में अगर शुभ बैठता है तो वो भी अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाता है, लेकिन उसमें अगर ये एड ऑन हो जाए, जो ये 2 एड ऑन बताए हैं, तो फिर वो बहुत ऊंचे दर्जे की प्रतिष्ठा आपको दिलवाएगा। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट इज
दशमेश, दशम भाव का स्वामी जो है नवम भाव में आ जाता है। लग्नेश दशम भाव में आ जाता है, लग्न का स्वामी दशम भाव में आ जाता है। तथा चंद्र लग्न से, क्लियर हो गया, चंद्रमा, याद रखना है, नॉट चंद्र लग्न, वो कह रहा है चंद्रमा लग्न से पंचम भाव में। अगर इस चार्ट के लिए लें तो चंद्रमा आ गया है पंचम भाव यानी सिंह राशि में, और शनि आ गया है धनु राशि में, और लग्नेश यानी मंगल आ गया है मकर राशि में। तो कहते हैं उसको भरपूर, उसको ख्याति मिलती है, विश्व विख्यात हो जाता है वो, और उसकी कीर्तियां अपने जन्म स्थान से भी दूर क्षेत्रों तक फैलती हैं। क्लियर होगा? तो ये विचार करना आपको किस प्रकार से है। दशम भाव का स्वामी नवम भाव में आ गया है, लग्न का स्वामी दशम में आ गया है, और चंद्रमा लग्न से पंचम में आ गया है। बस इसमें एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, अगर ये तीनों जो लोकेशन बताई गई हैं वो राशि का बल भी पा रही हैं, जैसे चंद्रमा अभी मित्र की राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानते, लेकिन अगर सामने वाला भी उनको मित्र मानता है तो फिर वो सोने में सुहागा हो जाता है। जैसे अभी यहां पर 8 नंबर पड़ता वृश्चिक का चंद्रमा, बाकी दोनों बातें भी पूरी हो रही हैं, लेकिन वृश्चिक का चंद्रमा नीच का चंद्रमा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं वो चंद्रमा से रिलेटेड आपको इशू दे देते। ठीक है, वो आपको पॉपुलर तो कर देते, लेकिन चंद्रमा से रिलेटेड इशू का मतलब कहीं ना कहीं आपकी मां को समस्या, और अगर चतुर्थ भाव भी पीड़ित है तो वो मां आपको जीवन में कुछ सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। याद रखिएगा, कई दफा क्या होता है, चंद्रमा पीड़ित है लेकिन चतुर्थ भाव मजबूत है, तो मां को हेल्थ इशू है लेकिन मां ने हमेशा हमारा साथ दिया। कई दफा क्या होता है कि चंद्रमा बहुत बली है लेकिन चतुर्थ भाव पीड़ित है, मां बहुत समाज में उनका पद प्रतिष्ठा है, लेकिन मां का कभी आपको सहयोग नहीं मिला, तो वो अंतर भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ प्रायवाची सिनोनिम्स हैं 10th हाउस के, क्या क्या हम उससे देख सकते हैं। फिलहाल हमने इस चार्ट में मुख्य रूप से कर्म को ही देखा है, नौकरी व्यवसाय को ही मुख्य रूप से देखा है। बाकी हम क्या क्या देख सकते हैं, नौकरी, सामाजिक कोई भी कार्य, आपके जल्दी कार्य पूरे हो जाते हैं। आपका दशम भाव बहुत बली है, सरकार के कारकत्व में सूर्य भी बली है, सरकार से संबंधित कोई भी कार्य, उच्च अधिकारी, आपके ऑफिस में बॉस के संबंध कैसे हैं आपके साथ, वो सब दशम भाव से पता लगता है। और पिता का धन, पिता के एसेट जो है वो दशम भाव से देखे जाते हैं। सास, क्लियर होगा, कोई भी पुरुष जातक या महिला जातक, उसकी सास का स्वभाव, नेचर, हेल्थ, वो दशम भाव से जाना जाता है। पत्नी का सुख, क्योंकि ये 7वें भाव से 4था भाव है, तो पत्नी को सुख मिलेगा नहीं मिलेगा वो सब 10वें भाव से देखा जाता है। आपके शरीर के अंगों में आपके घुटनों का दर्द रहता है, कोई वायु विकार है, आपको गठिया, बाय, इस प्रकार की बीमारियां, तो आपका दशम भाव पीड़ित होगा। तो दोस्तों ये था कुंडली के दशम भाव या कर्म भाव का फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।